हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू लेक्चर। सो आज डेट है 3 जून एंड आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, कह लो कि एक वन शॉट है ये, ठीक है। तो उसके अंदर पूरे एक ही लेक्चर के अंदर इसको समा देंगे अच्छे से, ताकि जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद जेई एंड नीट, उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ने को थोड़ा लैग कर देते हैं, ठीक है। सो ये सीरीज जो है बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो आज का हम पहला जो चैप्टर हमारा कवर करेंगे दैट इज सॉल्यूशंस, ठीक है। नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लिखने वगैरह की जरूरत नहीं है। हम मेनली हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा, सोल्यूशन क्या होते हैं। तो सोल्यूशन बेसिकली होता है एक होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जब हम किसी दो प्योर सब्सटेंसेस का एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, मान लीजिए आप अगर पानी के अंदर नमक घोल रहे हैं और आपने अच्छे से उसको घोल दिया, तो आप अपने ग्लास को ऊपर से नीचे तक देखो, आपको नहीं पता चलेगा कि किस लेवल पर नमक ज्यादा है या किस लेवल पर नमक कम है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, उन मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। तो सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर हम सारे के सारे जितने भी मिक्सचर पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कैसे मिक्सचर्स होंगे, होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बात को। जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो चीजों को मिला के बनते हैं। पहला होता है सल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होगा बच्चा, जो चीज कम अमाउंट में वो चीज सल्यूट, एंड जो चीज सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होगी, ज्यादा अमाउंट में अकर करेगी, वो क्या होगी आपकी सॉल्वेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, ये सभी टर्म्स जो है क्वेश्चन के अंदर जनरली यूज की जाती है, तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके सामने लिखा हो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। फिर एक चीज आती है एक्वस सॉल्यूशन। बच्चा, जब भी आप किसी क्वेश्चन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन देखोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन को देखते टाइम ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो ना हो इस क्वेश्चन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। उसके बाद बच्चा हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली हम उन टर्म्स या फिर कह लो कि उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, ठीक है। ये वो टर्म्स होती हैं जो कि हमारे अमाउंट के साथ डील करती हैं, हमारा सॉल्वेंट कितना है, हमारा सल्यूट कितना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज या फिर कई लोग इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है दैट इज मास अपॉन सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। आपको न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट लिखना है, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का ओवरऑल मास, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से। अब मान लीजिए मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि अगर मैंने बोल दिया 4% सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपका 4% सोल्यूशन ऑफ NaCl में क्या होगा, 4 ग्राम NaCl और 100 ग्राम किसका मास होगा, आपके सोल्यूशन का, ठीक है। चलिए, उसी वजह से हमारा ये, मैं बोल सकता हूँ कि 4% NaCl सोल्यूशन बना है। फिर वॉल्यूम परसेंटेज जो होती है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको कई लोग बोल देते हैं, ये एकदम ही मास परसेंटेज की छोटी बहन होती है, ठीक है। एकदम उसी के जैसी दिखती है। बस यहाँ पर मास की जगह पे बात हम वॉल्यूम में करते हैं, यानी कि अगर पिछले केस में ग्राम चल रहा था, तो अब किस में बात आएगी, ml में। तो इस बार होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखो परसेंटेज में है ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। अब बच्चा तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, विच इज अ बिट डिफरेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, आपका न्यूमिनेटर मास रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर वॉल्यूम रहेगा। कैसे, जो इसका फॉर्मूला है दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोल्यूट का हम मास कंसीडर करेंगे लेकिन सोल्यूशन का हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट चीज आती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm भी बोलते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन ना कई बच्चों को समझ नहीं आते, तो मैं उसके लिए एक बहुत इजी एग्जांपल यूज करता हूँ हर साल समझाने के लिए बच्चों को। देखो पार्ट्स पर मिलियन को ना इस तरीके से समझो कि जैसे एक स्विमिंग पूल होता है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल के अंदर हम क्लोरीन डालते हैं ना, है ना, उसको साफ रखने के लिए। तो स्विमिंग पूल के अंदर ये सब डालते हैं, यूरिन डिटेक्टर, उसके बाद क्लोरीन डालते हैं। तो कभी ना कभी तो पानी चेंज करते हैं ना। जब इसी पानी को, स्विमिंग पूल के पानी को हम रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, तो सिनेरियो क्या होगा। देखो वो क्लोरीन का अमाउंट पूल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा था,
पर अगर किसी बड़ी रिवर में उस पानी को छोड़ेंगे तो फिर वो क्लोरीन जो है वो क्या होगा, उसके कहीं 1 मिलियन पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि क्लोरीन का होगा। ठीक है, आसान भाषा में बोलूं तो किसी बड़े एरिया के अंदर जब एक चीज का बहुत छोटा सिंगल पार्टिकल हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 1 in a million पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, चलिए फिर आती बच्चा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है इसका सिंबल होता है काई। ठीक है, इसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे आप एक्स लिखते हैं ऐसे। ठीक है, वैसे काई का रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अभी आपके लेवल पर इसे एक्स लिखा जाता है। चलिए, तो काई ए जो होता है उसे निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब याद रखना बच्चा, जब मैं बात करूंगा ए की तो ए हमेशा रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, और जब मैं बात करूंगा बी की तो बी हमेशा रिप्रेजेंट करता है सल्यूट को। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर काई ए लिखा हुआ है, तो काई ए जो है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? फिर जब काई बी के बारे में बात करेंगे, हम एक्स बी के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? अब बच्चा मैक्सिमम जो होती है ना मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक रिलेशन होता है काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर आपको काई ए या फिर काई बी, एक्स ए और एक्स बी दोनों में से कोई एक चीज भी पता है तो आप दूसरी को 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, उसको 1 में से माइनस कर दो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में मुझे काई ए गिवन है या फिर मैंने काई ए निकाल लिया है, मुझे काई बी निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 - एक्स ए या फिर कह लो कि 1 - काई ए। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है बच्चा आपकी मोलैरिटी। जो मोलैरिटी होती है, पहली बात तो समझो कि आपका एक ना बहुत ही वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स अपने देने जाओगे, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है। तो आपका जवाब होगा कि सर मोलैरिटी जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, माने वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर कह लो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा खोल दें तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, आपने मोल कंसेप्ट में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो देखो, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब 1000 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा था लीटर में, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, वॉल्यूम ml में गिवन होगी। ठीक है, सो इन दैट केस आपको ऊपर न्यूमिनेटर में 1000 रखना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन है बेसिकली ये एक लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, जिसे हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे बोला जाता है मोलर। ठीक है, याद रखना मोलैलिटी के केस में जो होता है उसे मोलल बोलते हैं, और मोलैरिटी के केस में जो होता है उसे मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने बोलूं 3 मोलर सोल्यूशन, तो आप समझ जाना कि मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए फिर आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज होता है। देखो न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो होगा ही, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है टेक्निकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर भी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है उसका फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट लगा के, और साथ में इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि देखो हमने केजी से हम ग्राम में आ गए ना। क्लियर है? चलिए ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपके पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना डेंसिटी गिवन होती है। ठीक है, इसको एक चीट कोड समझ लो या जो मर्जी समझ लो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेंसिटी गिवन होती है। ठीक है, आपको कोई सी भी एक क्वांटिटी दोनों में से निकालनी, कोई भी एक टर्म निकाल लो, या तो मोलैरिटी निकाल लो या मोलैलिटी निकाल लो। ठीक है, उससे आप दूसरी टर्म को आराम से निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू
एमबी बच्चा क्या होता है? एमबी होता है मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। और ये मोलर मास जो है ये केजीज में होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला का जब आप यूज करोगे तो आप कुछ केसेस में जो है, जब आपको मतलब कह लो कि पेपर के अंदर अगर टाइम कम है, आप दोनों चीजों को अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं बच्चा कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर का आया और बस वहां पर ये एक फॉर्मूला लगा के चले गए। नहीं, वहां पर आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये इमरजेंसी के लिए आप इसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चा बात करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या होता है? पहली बात तो जो है, सॉल्युबिलिटी होती है किसी चीज में घुलने की क्षमता, ठीक है, घुलने की कैपेबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सिंगल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, माने मैं बिना टेम्परेचर को चेंज किए एक सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घोल सकता हूँ, ये होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। अब बच्चा सॉल्युबिलिटी जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ से ना एक रूल समझना, बहुत ही प्यारा रूल है। केमिस्ट्री का एक रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। आप हमेशा, आप खुद का सिनेरियो ले लो, ठीक है, आप हमेशा दोस्ती उसके साथ करते हो जो कि एग्जैक्टली आपके जैसा है, ठीक है। आपकी उसके साथ ज्यादा बनती है ना जो आपके जैसा है। आपके दोस्त नियरली जो है वो आपके जैसे दिखते होंगे कह रहा हूँ, मतलब आप उनका बिहेवियर आपके जैसा होगा। तो टेक्निकली जो है एक रूल होता है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब इसको केमिस्ट्री में अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका क्या मतलब बनता है? उसका मतलब बनता है कि अगर मेरा सल्यूट पोलर है, ठीक है, अगर मेरा सल्यूट पोलर है, तो अगर सॉल्वेंट भी पोलर हुआ, सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी। अगर सल्यूट नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, तो भी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी। पर अगर एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर हुआ, फिर सॉल्युबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, अगर आपको अच्छी सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों का नेचर जो है वो मिलना चाहिए, या तो दोनों पोलर हो या तो दोनों नॉन पोलर हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम इसके और एप्लीकेशंस के थ्रू भी समझेंगे। फिर बच्चा प्रेशर के साथ इसका रिलेशन आता है सॉल्युबिलिटी का। वो एक लॉ बताता है हमें। वो कौन सा लॉ होता है? वो लॉ होता है आपका हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के बारे में क्या कहते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। आसान भाषा में, जितना ज्यादा गैस के ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा, उतनी ही ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी किसी लिक्विड में। एग्जाम्पल समझो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको बहुत ही ज्यादा CO2 उसके अंदर भर के उसको अच्छे से टाइटली सील किया होता है, ठीक है। यानी कि वो CO2 जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर की मदद से डाली गई होती है उसके अंदर। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, ठीक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक मान लो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है हमारी, उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही प्रेशर के साथ जो है CO2 को अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उस गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मोल फ्रैक्शन दी गई है, यहाँ पर जो हमने काई लिखा है कि प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये काई बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलने की क्षमता है। तो हम किसी घुलने की क्षमता को मास की टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फिर किसी कंसेंट्रेशन टर्म की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ग्लास है, उसके अंदर 3 चम्मच चीनी घुल रही है इस टेम्परेचर पे, तो वो 3 चम्मच क्या है, उसका अमाउंट ही तो है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या है, अमाउंट के तौर पे रिप्रेजेंट की गई है। और क्या अमाउंट किस टर्म में है? वो अमाउंट है आपकी मोल फ्रैक्शन की टर्म में। अब अच्छा, जब भी हमको ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज के एच, ठीक है। इस केस में वो क्या है, के एच। के एच क्या है बच्चा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो क्वेश्चंस के हिसाब से वेरी कर जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, ठीक है। कुछ रिलेशन समझते हैं के एच के। तो वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो के एच का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, ठीक है। यानी कि के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन के एच। यानी कि सॉल्युबिलिटी का और के एच का जो है आपस में कैसा है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। वो आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा। अगर आप मान लो ये स्टेटमेंट लिखते हो P इक्वल्स टू के एच इंटू काई, अगर आप यहाँ पर काई को नीचे ले जाओ तो ये P के डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है।
तो के एच जो है यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और जो आपका सॉल्युबिलिटी है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, माने अगर के एच बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। चलिए उसके बाद एक स्टार पॉइंट बताता हूँ आपको बहुत अच्छा, कि solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसकी एग्जांपल भी जो है वो क्या रहती है, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती है। आप दो सिनेरियो लीजिए, एक में आप बहुत ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और एक में आप बहुत ही गर्म कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा फिज फील होगा? ठीक है, आपको कौन ऐसे किस में लगेगा कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा गैस है? जो ठंडी वाली होती है उसके अंदर आपको पीते टाइम हमेशा ज्यादा CO2 फील होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो कम टेम्परेचर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, गैस की बढ़ जाती है। ठीक है, कम टेम्परेचर के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखा है कि solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आजू बाजू के माहौल को गर्म कर दिया, तो वो क्या होगा, solubility जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कुछ हेनरीज लॉ की। ठीक है, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी स्कूबा डाइवर्स की बेंड, जो कि हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी आती है कि क्लाइंबर जो होते हैं वो सफर करते हैं नॉक्सिया को। एंड तीसरा होता है फिशेज इन कोल्ड वाटर। देखिए ऊपर की दो एग्जांपल हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब नीचे जो फिशेज इन कोल्ड वाटर है इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है सीबीएसई में। तो आपको मैं नीचे वाला एक बार बता देता हूँ, इसके ऊपर हमने कभी बात नहीं की, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आता है कि फिशेस जो होती हैं या फिर जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो ठंडे पानी में रहना क्यों प्रेफर करती हैं? वो ठंडे पानी के अंदर रहना इसीलिए प्रेफर करती हैं क्योंकि ठंडे पानी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। एंड जस्ट अभी मैंने आपको बताया जितना टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गैस का सॉल्युबिलिटी होगा। क्लियर है? तो जितना टेम्परेचर कम उतना ही गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो सॉल्युबिलिटी किस गैस का, O2 का। ठीक है, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ठंडे पानी में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो ठंडे पानी में कंफर्टेबली रह सकती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि जब मेरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वेपर वाली फेज, गैस वाली फेज और लिक्विड वाली फेज, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो रहा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका होगा, तब जो प्रेशर लग रहा है दैट इज कॉल्ड दी वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका एक दूसरा डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा आसान वाला है। अभी आपको हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अब दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, तो मान लीजिए जब अगर मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक है, मैं चाय बना रहा हूँ या फिर पानी ही उबाल रहा हूँ, और मैंने उस बर्तन के ऊपर एक दूसरा बर्तन रख दिया, लिड रख दी, उसको कवर कर दिया। ठीक है, नीचे से गैस ऑन है, तो पानी उबलना शुरू होगा, बिल्कुल होगा। जब पानी उबलेगा तो उसकी वेपर बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि ये वेपर कंटेनर की वॉल्स पर लगा रही है। ठीक है, कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर लग रहा है ना, जो वेपर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड दी वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, ग्रेटर होता है आपका, उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी कम आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। वेपर बढ़ी तो वेपर जो है वो प्रेशर जो लगा रही थी वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चा हम एक नई चीज सीखते हैं आज यहाँ से। सॉरी। ठीक है, रॉल्स लॉ सीखेंगे आज। ठीक है, रॉल्स लॉ इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। ठीक है, हेनरीज लॉ जो है इसके बारे में हम स्टिल कभी ना कभी जब जब सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा होती थी तो हम बात करते थे, लेकिन रॉल्स लॉ जो है वो आपने कभी सुना नहीं होगा अपनी 11th क्लास में। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या होता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास अभी क्या है, मैंने एक यहाँ पर पानी का ग्लास रखा और एक यहाँ पर मेरे पास नमक की शीशी पड़ी हुई है। ठीक है, नमक रखा हुआ है मैंने, अभी ये दोनों को मैंने मिक्स नहीं किया। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूं कि इस पानी का वेपर प्रेशर क्या है, तो मैं बोलूंगा इस पानी का वेपर प्रेशर इसकी प्योर स्टेट में है। ठीक है, नमक का बोलूंगा तो नमक का वेपर प्रेशर भी इसकी प्योर स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब अगर मैं बोलूं कि पानी का वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो चुका होगा, या फिर अगर मैं अब बोलूं कि नमक का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन अ मिक्सचर, ये जो मैंने पानी के अंदर नमक घोला है, इसके अंदर कितना प्रेशर मेरा पानी का है और कितना वेपर प्रेशर मेरा सोल्यूट का है। इसके लिए मेरे पास तरीका आया था रॉल्स लॉ। ठीक है, जो रॉल्स लॉ था, इसके हिसाब से क्या था कि अगर मुझे इस सोल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर पानी का वेपर प्रेशर निकालना है, तो पानी का वेपर प्रेशर जो है वो होगा इक्वल किसके, इस पानी की प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर था मल्टीप्लाई बाय इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि फॉर सॉल्वेंट हमारा देखो पी ए जो है, ठीक है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है मेरा मिक्सचर स्टेट में। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का, सॉरी यहाँ पर सॉल्वेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वो इक्वल होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, जिसे मैं पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो पी नॉट ए, अब जब देखो मैं नॉट लगा दूंगा, तो नॉट का मतलब आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें भी यही होगा। ठीक है, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है प्योर स्टेट। ठीक है, तो पी नॉट ए काई ए। ओके, फिर आता है दूसरा आपका पीबी। अब पीबी जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो उसके लिए भी सेम ही चीज होगी, बस वहां पर हम प्योर स्टेट किसकी लेंगे, सोल्यूट की लेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय काई बी। ठीक है, अब बच्चा यहां से एक चीज आती है। मान लो मैंने आपको बोला कि चलो इस ये जो आपने भी मिक्सचर बनाया था, इसमें आपने क्या है, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया जो मिक्सचर स्टेट में था, सोल्यूट का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया मिक्सचर स्टेट में था। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप पी ए को और पी बी को, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स के क्या करोगे, वेपर प्रेशर को प्लस कर दोगे। तो देखो पी टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात में ट्विस्ट है। ये चीज जो है, ये चीज एप्लीकेबल होती है ओनली इन केस ऑफ वॉलेटाइल सल्यूट्स। ठीक है, वॉलेटाइल सल्यूट्स के केस में होती है। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जो होते हैं, पहले तो समझो वॉलेटाइल सल्यूट क्या है। देखो ये वॉलेटाइल सल्यूट वो होते हैं जो कि वेपर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा सल्यूट रख दूं जिसकी वेपर ही नहीं बनती, तो वो होगा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है जी, देखो तो उसकी वेपर तो बन ही नहीं रही। ठीक है, माने उसका प्योर स्टेट में भी कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो पी बी तो रखने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, पी बी तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, आपके पी ए के, यानी कि सिर्फ जो सॉल्वेंट है, क्योंकि देखो ना वेपर भी तो सिर्फ सॉल्वेंट ही बना रहा है। ठीक है, सोल्यूट तो वेपर बना ही नहीं रहा, क्योंकि सोल्यूट क्या है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है। तो इस केस में जो टोटल प्रेशर होगा, जो दैट इज पी टी, वो किसके बराबर होगा, पी ए के, माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, इन मिक्सचर स्टेट। चलिए, उसके बाद बच्चा रॉल्स लॉ के बेसिस पे ना दो तरीके के हम सॉल्यूशन है डिवाइड करते हैं। पहला होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खासकर ये बात है कि जो आपका ये आइडियल नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, इनके डिफरेंसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम गधों की तरह बस न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूँ कि हमको गधों की तरह, खच्चरों की तरह काम नहीं करना है। ठीक है, हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, नॉलेज के लिए भी पढ़ना है और मार्क्स के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, तो नॉलेज आपको न्यूमेरिकल से मिलेगी और इवन नॉलेज आपको थ्योरी से भी मिलेगी, पर बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल के चक्कर में इन सब थ्योरी पोर्शंस को मिस कर देते हैं। तो हमें वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हमें किस पे ध्यान देना है, हमें दोनों पे इक्वली ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस, पहली बात तो समझो बच्चा, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स माने मिक्सचर का एनर्जी में चेंज। ठीक है, एनर्जी चेंज ऑफ द मिक्सचर वो जीरो रहता है, माने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कोई एनर्जी चेंज होता ही नहीं है मिक्सचर का।
लेकिन रॉल्स लॉ में, सॉरी, नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, वहां पर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, मैं आपके लिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स जो होता है, डेल्टा वी मिक्स माने चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जो मिक्सचर का है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, पूरा मान लो मैंने मिक्सचर बना दिया तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम आया, वो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जीरो होता है। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल के केस में वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, माने नॉन आइडियल के केस में मिक्सचर बनाते टाइम क्या हो जाएगा, मिक्सचर बनाते टाइम चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बना होगा एक मिक्सचर, ए ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन। ठीक है, ए ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, बी बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। ठीक है, इनकी ब्रेकेज हुई और फर्दर हमारा जो रिजल्ट बना वो क्या था, ए बी। ठीक है, ये बना हमारा। ठीक है, ओवरऑल ये सारा मैकेनिज्म ये होता है। ठीक है, ए और बी बी होते हैं अलग अलग, लेकिन बाद में ए बी जो है वो साथ में कंबाइन कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनकी इंटरैक्शंस जो है, ठीक है, ए की और बी बी के साथ इंटरैक्शन जो है वो ए बी इंटरैक्शन के एग्जैक्टली इक्वल आती हैं, किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए की इंटरैक्शन ए के साथ, बी की इंटरैक्शन बी के साथ, ये इक्वल नहीं होती है ए बी की इंटरैक्शन। ठीक है, यानी कि ए बी इंटरैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी इंडिविजुअल इंटरैक्शंस के। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया। नॉन आइडियल का केस हम यहाँ से पकड़ के ना आगे लेके चलते हैं। जो नॉन आइडियल का केस है वो क्या चीज है, देखो नॉन आइडियल के केस में क्या है, कोई भी चीज जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, एक जनरलाइज बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है। जो डेल्टा एच मिक्स है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है, जो चेंज इन वॉल्यूम है मिक्सचर की वो भी जीरो के इक्वल नहीं है, और इंटरैक्शंस भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी कि या तो वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, या तो ये वैल्यू जीरो से कम होगी। ठीक है, यानी कि जो चेंज का वैल्यू निकलेगा टेक्निकली वो या तो पॉजिटिव में हो सकता है या तो नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो में डिफरेंशिएट किया, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देखो अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स जीरो से ज्यादा होगा, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो से ज्यादा होगा, और इंडिविजुअल इंटरैक्शंस जो है वो ए बी इंटरैक्शन से ज्यादा होंगी। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स जो है वो जीरो से कम होगा, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो से कम होगा, और जो इंडिविजुअल इंटरैक्शंस हैं वो ए बी इंटरैक्शन से कम होंगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है एजियोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, अभी मैं आपको एजियोट्रोप्स कराऊंगा आगे। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना कि जो नेगेटिव डेविएशन होती है उसके अंदर आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम एजियोट्रोप्स मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम एजियोट्रोप्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वो वाली एग्जाम्पल उठाई है जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो देखो जी, पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप एग्जाम्पल याद रखोगे इथेनॉल प्लस एसीटोन का सोल्यूशन। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में आप रखोगे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछी जा चुकी है। अब बच्चा यहाँ पर आपको ग्राफ भी समझने की जरूरत है, तो आप सबसे पहले ना ये जो मैंने ऊपर कर्व्स बनाए हुए हैं इन कर्व्स को भूल जाओ। ठीक है, इन कर्व्स को आप क्या करो, टोटली भूल जाओ। आप इस डायग्राम को अपनी एनसीईआरटी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो आप देखो कि जो मैंने डॉटेड वाला बनाया ना सारा ग्राफ का रीजन, ये वाला, ठीक है, ये होता है आइडियल केस। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन का केस होता है। मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो जितना डॉटेड वाला पोर्शन है ये सारा आइडियल सोल्यूशन के लिए ही है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका कह लो कि जो ग्राफ है, ठीक है, वो आइडियल से ऊपर बनता है। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में जो आपका ग्राफ है वो आइडियल से कंडीशन से नीचे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जो लाइंस खींचोगे, ठीक है, जो आपके स्लोप्स होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे, आइडियल से ऊपर होंगे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में सारे के सारे स्लोप जो है ये आइडियल से क्या होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, आइडियल से क्या होंगे, नीचे होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो स्लोप जो है आपके वो क्या होंगे, आइडियल में, सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल से ऊपर तीनों के तीनों, और नेगेटिव में सारे स्लोप्स आइडियल से
नीचे होंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। फिर बच्चा हम बात करते हैं हमारे एजियोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, देखो एजियोट्रोप्स जो होता है, अभी हमारी आज के लेक्चर की आखिरी स्लाइड है ये वाली। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स जो होते हैं बच्चा वो क्या होते हैं, देखो अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द डिस्टिलेशन। ठीक है, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर कॉम्पोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, पूरी डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। आसान भाषा में बोले तो एजियोट्रोप्स कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिनके कंपोनेंट इतने बढ़िया तरीके से परफेक्टली इनके बॉइलिंग पॉइंट अलाइन करते हैं। ठीक है, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से कि जब इनको बॉईल करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार एक प्योर सोल्यूशन बॉईल कर रहा है। ठीक है, एक प्योर सॉल्वेंट ही बॉईल कर रहा है, सोल्यूशन तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट के मतलब कह लो कि बॉइलिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन में मैंने आपको बताया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे एंड पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये लेक्चर अब तक कितना लंबा चला गया। ठीक है, बट ठीक है, रिवीजन आपके लिए ठीक है इतनी स्पीड पे। चलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा पहले तो मतलब समझो क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना उन सभी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि किसी सल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पर नहीं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी सल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पर नहीं। सल्यूट पोलर है, सल्यूट नॉन पोलर है, डजेंट मैटर। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, खाली उस सल्यूट के अमाउंट पे। ठीक है, कितना सल्यूट डाला है। ओके, चार हम पढ़ेंगे इसमें हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली हमारी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होते हैं, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ठीक है, मान लो अगर मैं लिखता हूं मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज कॉल्ड सॉरी दिस इज इक्वल टू योर काई टू। काई टू या फिर इसको काई बी लिखना चाहिए था, वैसे यहाँ पे काई टू लिख दिया है। ठीक है, तो काई बी लिख दो इसको यहाँ पे, दैट इज फॉर द सल्यूट। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं जी, एक तो होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब दोनों टर्म्स में क्या है जी, थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखो फर्क क्या है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टर्म है, रिलेटिव में किसी चीज को कब बोलता हूँ, रिलेटिव में किसी चीज को तब बोलता हूँ जब मैं उसका कंपैरिजन कर रहा होता हूँ किसी चीज के साथ। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स जो है वो 90% आए हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये आपका खुद का रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आपके मार्क्स टॉपर के मार्क्स से 5% कम है, अब मैंने क्या किया, रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग होगी। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपसे वाइवा के केस में भी, जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन दोनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है और क्यों है। ठीक है, तो आपको वहां पर ये आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगली बात आती है बच्चा हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब इसको बच्चा एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप नॉर्मल पानी को बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, एक मान लो आपने कोई एक्स वॉल्यूम में पानी ले लिया। ठीक है, आप उसको बॉईल कर रहे हैं, वो पानी कितने पे बॉईल करेगा बच्चा, वो पानी बॉईल करेगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। बट अगर मैं बोलूं कि उसी पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दो तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, 102, 103, 104, 110 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या है, अगर आप में से जो कुछ लोग होंगे जो
एग्स खाते होंगे, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो एग खाते होंगे। अब आपको पता होगा जब हम अंडे को उबालते हैं तो अंडे को उबालते टाइम भी हम बीच में थोड़ा सा उस पानी के अंदर नमक डाल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल ना हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और हमारे अंडे जो है उस पानी के अंदर फटे ना, ठीक है, अच्छे से उबल जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद ही उस बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट का भी मतलब समझो। अब मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ा क्यों? देखो मेरी एक बात समझना, मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, जैसे ही ना मैं पानी के अंदर एक सल्यूट डाल देता हूँ, सल्यूट ऐड कर देता हूँ, तो वो सल्यूट ना इस पानी की वेपर नहीं बनने देता, ठीक है। बात को समझना जो मैं बोल रहा हूँ अभी। अगर मैंने पानी उबालने को रखा और उस पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो वो नमक जो है वो इस बात को रेजिस्ट करेगा कि इस पानी की वेपर बन जाए, ठीक है, वेपर बनने से रेजिस्ट करेगा उसको। तो इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक सोल्यूशन जिसके पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पड़ा हुआ है जिसके अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही हायर होगा एज कंपेयर टू अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इस फिनोमिना को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला जो है, इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये देख लो आप, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। अब ये जो टी बी है, ठीक है, टी बी क्या होता है, ये होता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ यस, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। एंड जो टी बी नॉट होता है, देखो नॉट आ गया, मैंने आपको बताया नॉट हमेशा लगता है प्योर प्योर स्टेट में या फिर प्योर फेज में। तो ये क्या होगा, ये आपके सॉल्वेंट का, कह लो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो अगर वाटर है तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर कितना होगा, 373 केल्विन, ठीक है, टी बी नॉट। चलिए, अब क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्वेंट बदलता रहता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि किस सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है एक्चुअल में, ठीक है। फिर आता है आपका डेल्टा टीबी का दूसरा फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला एक होता है, दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये जो स्मॉल एम है, दिस रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी, ठीक है, ये मोलैलिटी होती है। और जो के बी आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। नीचे आपको इसका ग्राफ दिखेगा, वो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपको एक जो है, एक किसके लिए दिख रहा होगा, सॉल्वेंट के लिए, और एक जो है स्लोप किसके लिए दिख रहा होगा आपको, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ सेटअप करना है, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ सेटअप होगा जिसमें ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है, बिल्कुल उसके सीधा ले आओ, यहाँ पर आ गया, दैट इज टी बी नॉट, माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ से आपका सॉल्यूशन के साथ जहां पर वो लाइन मिल रही है वहां पर क्या आ जाएगा, टी बी आ जाएगा, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्योर स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स पे जितना बीच का डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा टी बी। क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक नोट पॉइंट लिखो कि जो केबी होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। केबी जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि केबी एंड के एफ हम जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि केबी और केएफ का वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट्स के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। मान लो कोई और सॉल्वेंट आया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो केबी एंड केएफ ये वैल्यूज भी आपको आपके पेपर में गिवन होंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है। अब इमेजिन कीजिए, मैंने आपको बोला कि आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पानी का इसको फ्रीजर में रख दो जमने के लिए। आपको पता है ये पानी कितने पे फ्रीज होगा, ये पानी फ्रीज होना शुरू होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी फ्रीज होना शुरू होगा। तो अगर मैं बोलूं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर क्या करो, थोड़ा सा नमक डाल दो, तो अब क्या होगा, जब आप इसको फ्रीज करने के लिए रखोगे ना, ये 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, ये 0 डिग्री से पहले ही फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में फॉल आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो गिर गया। इसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर, ठीक है, इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि जो चीज पहले 0 डिग्री पे फ्रीज कर रही थी, अब वो चीज जो है वो 0 डिग्री से पहले ही फ्रीज करना शुरू हो जाएगी। माने हमारा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट घटा है, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए, जैसे उसके फॉर्मूला थे वैसे इसका भी फॉर्मूला बनेगा। तो डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो इसका फॉर्मूला होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जहां पर टी एफ नॉट जो है ये क्या बताता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड टी एफ जो है ये बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, के एफ इंटू एम के, ठीक है, वेयर एम इज दी मोलैलिटी एंड के एफ जो होता है वो क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर इसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो के एफ जो है इसका वैल्यू भी आपको पेपर के अंदर गिवन होगा, ये भी सॉल्वेंट्स के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इसका ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। ग्राफ देखिए इसका, एक आपका ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो ये प्योर स्टेट के बारे में बात चल रही है। लिक्विड सॉल्वेंट जहां लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी प्योर स्टेट को। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के नीचे क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन स्टेट की बात चल रही है। और ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्री फ्रोजन सॉल्वेंट को, यानी कि जो सॉल्वेंट जम चुका है, ठीक है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किन क्या क्या निकलेंगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर निकलेगा और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज योर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन, ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस ग्राफ की एक्सेस क्या होंगी, वाई एक्सिस पे आप वेपर प्रेशर को रखोगे और एक्स एक्सिस पर आप रखोगे टेम्परेचर को, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। और बच्चे बहुत ज्यादा अगर किसी टॉपिक में घूमते हैं तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, ठीक है। बच्चा ध्यान से मेरी एक बात समझना, ठीक है, आपको मैं सबसे पहले तो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ एक, ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, चलिए, ठीक है, ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है इसमें मैंने इस तरफ सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है, इस तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, और दूसरी तरफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन एक तरफ प्योर सॉल्वेंट। अब होगा क्या, ध्यान से मेरी बात समझना, आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट है ना, और जो दूसरी साइड है आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर तो सोल्यूट पड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है। तो जनरली आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आएगा कि यार ये जो सल्यूट है बेचारा, ये क्या करेगा, बीच की ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आई गेस यहाँ पर डायग्राम में मिस हो गई है। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब भाई सल्यूट क्या करेगा, सल्यूट का दिमाग में आएगा यार इधर की साइड पे सल्यूट ज्यादा है, सोल्यूशन वाली साइड पे, दूसरी तरफ कम है। तो हमारा डेंसिटी प्रेशर ग्रेडियंट हमें क्या बोलता है कि जी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाना चाहिए, है ना। बट ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ओ एल एच लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको याद रखने के लिए, ये मैंने किसी दूसरे टीचर जो कि एक बहुत ही बढ़िया टीचर है, तो उनका एक बहुत ही फेमस तरीका था ये ऑस्मोसिस के लिए। तो ओ एल एच का मतलब होता है ऑस्मोसिस में लो प्रेशर, सॉरी लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन मूव करना है, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन मूव करना है। अब देखिए यानी कि मेरा जो सारा मैटर है वो लो कंसेंट्रेशन वाला एरिया, यानी कि सॉल्वेंट से निकल के किस में जाएगा, सॉल्यूशन वाली साइड पर जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, यानी कि मेरा सॉल्वेंट वाली साइड से, लो कंसेंट्रेशन वाली साइड से मूवमेंट होना टुवर्ड्स दी हाई कंसेंट्रेशन वाला एरिया दैट इज द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे बोला जाएगा आपका ऑस्मोटिक, सॉरी इसे बोला जाएगा ऑस्मोसिस। यहाँ तक क्लियर है? अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ना मैं इस वाली सॉल्यूशन वाली जगह पर एक प्रेशर लगाऊंगा। देखिए जब प्रेशर जब नीचे की तरफ को लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो चीजें इधर आती जा रही थी बार बार सॉल्यूशन वाली साइड पे, ये आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि टेक्निकली मैं एक अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाऊंगा जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाएगी, एंड वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे उसे बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
So external pressure which is used to stop osmosis, it is known as the ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एंड इसका फॉर्मूला होता है सी आर टी। यहाँ पर जो सी है बच्चा याद रखना, सी रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन, आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? अब ये जो कंसेंट्रेशन है ये क्या होती है? ये कंसेंट्रेशन होती है, गिवन होती है इन द टर्म ऑफ योर मोलैरिटी। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन है ये मोलैरिटी की टर्म में गिवन होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये मॉडिफाई करके बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप क्वेश्चंस में यूज करोगे, दैट इज योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब ये एक टर्म होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टॉनिक जब मैं यूज वर्ड करूंगा तो उसका मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, तो जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे बोला जाएगा क्या? उसे बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जब सॉरी उसे बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का एग्जांपल दे रखा है। तो आइसोटोनिक के केस में सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा सॉल्यूशंस खत्म होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आपको ये सीरीज का आइडिया कैसा लगा? आपको पहला लेक्चर आपने देख लिया है, आपको अगर लगता है कि मुझे ये सीरीज आगे कंटिन्यू करनी चाहिए तो प्लीज कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। ठीक है, एंड कोई अगर अनदर डाउट हो जिसके रिगार्डिंग आपको कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए, वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बन सकें। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।